हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, मैं आज से आपके साथ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की डिस्कस करूंगी। तो गाइस, ये मैं पूरी बुक नहीं कवर करूंगी, कंपाइलेशन करूंगी। जो गाइस आप सबको पता है कि जो शंकर आईएएस एनवायरनमेंट की बुक है ये नियर अबाउट 300 से 350 पेजेस की है। ठीक है, तो देखने में ये छोटी सी लगती है, लेकिन अगर आप इसका एक भी पेज पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये बुक एक्चुअल में कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो आपके इन कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए कंपाइलेशन लेके आई हूँ। देखो गाइस, आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट की बुक में मेनली 4 पार्ट हैं शंकर आईएएस में, और उनके पार्ट्स के अंदर क्या है, डिफरेंट चैप्टर्स हैं। गाइस, इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो डिस्कस किया था, लेकिन उसमें साउंड नहीं है। जब मैंने चेक किया, पहले 3 या 3.5 मिनट तक उसमें वॉइस है, और उसके बाद जहां से डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई है वहां पे वो वॉइस ही नहीं आई है, जिसकी वजह से मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर इसका कंटेंट देखा जाए तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट 1 है वो एनवायरमेंट इकोलॉजी है। इसके अंदर 6 कवर है चैप्टर्स। एक है इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो गाइस ये 6 चैप्टर इसमें कवर है। इसके अलावा अगर हम अपना सेकेंड पार्ट देखें, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी कितने 4 चैप्टर्स कवर है। दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मैराइन ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो गाइस एज यूजुअल मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो आजकल जो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो गाइज जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल अगर आप यूपीएससी में देखो तो एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आने लगे हैं। ठीक है, लेकिन जो गाइज एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आपको क्या करना होता है, जो आपकी डेली करंट अफेयर्स में आपका डिस्कस करती हूँ उसी नॉलेज को आपको क्या है थोड़ा स्टैटिक के साथ जोड़ना होता है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये बुक पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो बेसिक टर्म्स आपको बुक पढ़ के ही पता चलेगी। ठीक है, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो टर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, वो आपको बुक पढ़ के ही समझ में आएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो जो थर्ड पार्ट है वो क्लाइमेट चेंज आता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन होल, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, इंडियन क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये सब हम कवर करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो गाइस, ये जो बुक है हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़नी कैसी है। बुक बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है इस बुक में, मतलब कि क्या हमारे रेलेवेंस क्या है, हमें वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है रेदर देन क्या हमारे लिए इररेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि इस बुक को स्ट्रेटेजी पढ़ना ही इस बुक की खासियत है। ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है इस बुक की। फिर पार्ट 4 में एग्रीकल्चर एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इसका लास्ट पार्ट है बुक का। इसके आप देख सकते हो, इसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं। एग्रीकल्चर, एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, एनवायरमेंट इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट। ठीक है, तो लेकिन जो हम आज अपनी जो न्यूज स्टार्ट करने वाले हैं जो बुक, वो हम सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज के साथ फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी के साथ। देखो इसमें 3 तरह की टर्म्स आएंगी और आपको इन तीनों टर्म्स के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस, इकोलॉजी क्या होता है। देखो गाइस, आपकी क्या रिलेशनशिप है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वेदर वो ह्यूमन हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लाइक हाउ ह्यूमन इज इंटरेक्टिंग विद plant or animal and how human is interacting with their environment. ठीक है, or how human is interacting with the animal, how plants and animals are interacting with each other and also with their environment. ठीक है, तो गाइस इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, सो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, लाइक ह्यूमन विद प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स विद ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है। ठीक है, इन विच वे ये हमको पढ़ना है। ठीक है, और किस तरह से वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है गाइस, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जैसे वेदास हो गए, उन सब में क्या है, इकोलॉजी को रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे वेदास हो गया, संहितास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरण्यकास जो उपनिषद है, उन सब में क्या है, हमारे जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट का रेफरेंस
गिवन है। देखो गाइस आप सबको पता है एशियन ईरा में ही ये सब डिस्कवरी की गई, मैथमेटिक्स की डिस्कवरी की गई, सोलर एक्लिप्स की डिस्कवरी की गई, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की गई। तो इन सब का इकोलॉजी क्या है, इन सब का रेफरेंस हमारे एशियन टेक्स्ट में गिवन है, ठीक है। इवन के जो इंडिया की जो मेडिसिन के ऊपर जो बुक्स है, जैसे आपको पता है कराक संहिता है और एक सर्जिकल टेक्स्ट है जैसे सुश्रुता संहिता, इन दोनों में भी क्या है हमारा इकोलॉजी का रेफरेंस गिवन है, ठीक है। देखो इकोलॉजी में क्या क्लासिफिकेशन भी देते हैं। देखो गाइस आपको पता है हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं उनके हैबिट और उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग। देखो गाइस आप पढ़ते हो कि किस तरह हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, इसलिए हम देखो डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, कौन सा ट्रॉपिकल डिसीडियस है, डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, क्या कौन सा एरिया हो गया, तुंद्रा रीजन, टाइगर रीजन, ठीक है। ये हम सब क्यों करते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं हैबिटेट क्या कर रहे हैं, लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं कि वहां की जो स्पीसीज है या जो वहां का प्लांट है उसके लिए कौन सी सोयल सुटेबल है, क्या क्लाइमेट सुटेबल है, क्या वेजिटेशन सुटेबल है। उसी तरह उस हैबिटेट में कौन से एनिमल के लिए कौन सा हैबिटेट सुटेबल है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं और उन प्लांट्स को डिस्क्रिप्ट करते हैं एज पर देयर वेरियस लोकेलिटीज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि यार वहां पे जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वहां पे जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो मतलब कि उनकी हाइट ज्यादा होती है, वो डेंस होते हैं, क्यों, उस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं बिकॉज वहां की क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। फिर हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो हम ऊपर आते रहते हैं, ठीक है, थोड़नी डेजर्ट एरिया में थोड़नी तरह के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तुंद्रा से अगर थोड़ा सा रीजन पहले चले जाओ थोड़ी कम हाइट में वह कोनी फॉरेस्ट की प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये सब क्या है एनवायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिस हिसाब से हम क्या करते हैं किसी भी प्लांट या वहां के एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पोलर बियर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो फर वाले जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा तुंद्रा रीजन में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे करते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन के बुक है कराका संहिता, इसमें इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की है कि किस तरह हमारी लाइफ के लिए एयर, लैंड, वाटर और सीजन कितने ज्यादा असेंशियल है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है कि हाउ मच एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स आर असेंशियल फॉर आवर लाइफ। और अगर एयर, वाटर कुछ भी पोल्यूट होता है तो किस तरह से हमारी हेल्थ क्या है हार्म हो सकता है, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट टर्म है एनवायरमेंट। देखो गाइस अभी हमने पढ़ा था इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, सम टोटल इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल हो गया, आप लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ कैसे रह रहा है, ठीक है, उनके एक दूसरे का जो इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, जो ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं एनवायरमेंट। लाइक अगर आपके वहां पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका ह्यूमन बीइंग पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आएगा इकोलॉजी और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एनवायरमेंट के क्या कंपोनेंट होते हैं, देखो गाइस दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है जिसे आपको नॉन लिविंग भी बोलते हो, और एक क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसको हम लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट। एंड प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, डीकंपोजर्स, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब आपको पता है जैसे डीजल या फोसिल फ्यूल्स जब बर्न्स होते हैं तो वो क्या एमिशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू द पोटेंशियल डेडली कैटेगरी एज एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, मस्टर्ड गैसेस। आर्सेनिक ये क्या मेनली हैवी मेटल है जो मेनली वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज पर WHO। इसके अलावा देखो गाइस आपको मैंने बताया कि हर एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर फेवरेबल एनवायरमेंट होता है जहां पे वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसी तरह अगर आप किसी भी मैराइन फिश को फ्रेश वाटर एनवायरमेंट ट्रांसफर कर दोगे या वाइस वर्सा कर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। अभी क्या है इकोलॉजी में 6 मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले क्या इंडिविजुअल, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म, लाइक आप मैमल्स में हो, लाइक मेरी बात समझ में, मैमल्स के अंदर आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो एनिमल्स के अंदर आपकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। तो आप जो इंडिविजुअल जो आपकी एबिलिटी है टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लाइक ब्रीदिंग, you are breathing independently, you are excreting independently, ठीक है। So it is an organism or any living being that has the ability to act or function independently। अब पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितनी पॉपुलेशन है। लाइक अगर हम बोले ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, हमें पता है वर्ल्ड वाइड ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है
7 मिलियन है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन, ठीक है। अब भाई चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, चाहे आप यूएसए में रह रहे हो, चाहे आप अफ्रीका में रह रहे हो, आप हो तो ह्यूमन ना सभी, तो उस ऑर्गेनिज्म की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे हम पर्टिकुलर जैसे वन हॉर्न रीनो हो गया, ठीक है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, इन सबकी, या टाइगर हो गया, इन सबकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं टोटल सम करते हैं, उस हिसाब से फिर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं कि नहीं यार इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो क्रिटिकल एंडेंजर हो गया, अभी थोड़ी फिर एंडेंजर, वल्नरेबल। तो इस तरह हम क्यों करते हैं, वो हम उसकी पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे करते हैं। कम्युनिटी क्या होता है, देखो गाइस कम्युनिटी क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे उस स्पीसीज की डोमिनेंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी वन हॉर्न रीनो है, इसकी जो डोमिनेंस है वो कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे, असम में। तो हम ये बोलते हैं कि उस एरिया में क्या है उसकी डोमिनेंसी है, लेकिन ये जो स्पीसीज की जो डोमिनेंसी है वो फिक्स नहीं होती। मतलब देखो आपको पता है जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, आज जिस स्पीसीज के लिए वो एनवायरमेंट फेवरेबल है जरूरी नहीं है कल को भी वो फेवरेबल होगा, ठीक है। सो कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, ठीक है। कम्युनिटी फिक्स नहीं होती और ना ही रिजिड होती, कम्युनिटीज लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। देखो गाइस इसमें हम ह्यूमन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा मतलब कि जो कलर है लोगों का, मतलब कि वो लाइक इट्स लाइक सांवला कलर, गेहुआ कलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएसए की बात करो क्योंकि वो ठंडा इलाका है, ठीक है, तो वहां पे व्हाइट पीपल आपको मिलेंगे। अगर आप अफ्रीका को देखो तो वहां आपको क्या मिलेंगे, ब्लैक पीपल मिलेंगे। तो ये सब क्या है, वहां पे किस तरह के लोगों का डोमिनेंस है, ठीक है। सो कम्युनिटी हम उसे डिफाइन करते हैं। अब देखो दो तरह की कम्युनिटीज होती हैं, उसके साइज को लेके और उनकी रिलेटिव इंडिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग दो तरह से कम्युनिटीज होती हैं। एक होती है मेजर कम्युनिटी, दूसरी होती है माइनर कम्युनिटीज। देखो मेजर कम्युनिटीज कौन सी कम्युनिटीज होती हैं, इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। मतलब कि गाइस ये लाइक सपोज करो ये सिर्फ किस लिए डिपेंडेंट होती है, लाइक जैसे आपकी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट। देखो हम सबसे पहले एग्जांपल से चलते हैं क्योंकि एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो जो नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं उनके पास क्या है, देखो किसी भी ट्री को क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है। तो वहां पे जो आपको पता है जो वहाँ रेनफॉल है वहाँ होती रहती है, ठीक है। तो दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन उसे इंटरनली कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको सब बाहर से मिलता है, ठीक है। तो ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है। जबकि माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं, ये अपने न्यूट्रिशन या अपनी एनर्जी के लिए इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। लाइक अगर कोई पेड़ पंजाब या हरियाणा में है, ठीक है, उस आपको हर वक्त तो वहां बारिश नहीं होती ना, तो उसको बीच में इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, आपको उसको इरिगेट करना होगा, ठीक है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज और इनको हम सोसाइटीज भी बोलते हैं। ये एक मेजर कम्युनिटी के अंदर एक हिस्सा होता है और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, और अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये इंटरनल फैक्टर्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। मेजर कम्युनिटी क्या होता है, वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंटरनली किसी और चीज पे वो डिपेंड नहीं होते। जबकि माइनर कम्युनिटी भी क्या है, वो अपनी इंटरनल के लिए भी क्या है, डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो किसी भी कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अभी आपको बताया मैंने, जैसे अगर डेजर्ट एरिया है तो वहां का जो एनवायरमेंट फैक्टर है, जैसे वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है, पानी कम है, तो वहां पे जो कम्युनिटी के जो स्पीसीज होंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, जैसे वो थोड़ नहीं होंगे, ठीक है। तो वहां का जो एनवायरमेंट फैक्टर है वो उस कम्युनिटी, उस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक और उसके मेंबर्स के पैटर्न को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। अभी बताया जैसे आप थोड़ा टेम्परेट रीजन में जाओ, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिफोरस होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो क्या करता है, ऐसा रोल प्ले करता है कि वहां की जो स्पीसीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या पैटर्न होगा, वो ये सब डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है किसी भी कम्युनिटी का, इसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाय वेरियस पॉपुलेशन। देखो गाइस आप सबको पता है कि कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, स्पीसीज की पॉपुलेशन क्यों होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है, वो वहां का एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी होती है, वहां पे हैबिटेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे लाइफ फेवरेबल नहीं है। उसी तरह अगर आप देख लो प्लेन एरियाज, कोस्टल एरियाज, वहां पे अच्छी खासी क्या पॉपुलेशन है, क्यों, बिकॉज इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल
in by various population range type of areas in habit the diversity of species in the community। अब आप देखना जहां पे जब एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा पोलर रीजन के वक्त तो वहां पे क्या है स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होती रहती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहां मिलती है इकोटोन जो जोन होता है वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। इकोटोन क्या होता है जहां पे दो डिफरेंट मिलते हैं हैबिटेट जैसे लैंड और वाटर मिल रहे हैं तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है स्पीसीज की, ठीक है, बिकॉज वहां पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है देखो अभी थर्ड डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर क्या होता है देखो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। देखो जैसे एयर जहां प्रेजेंट होता है उसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं, जहां वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और जहां लैंड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। लेकिन गाइस जहां ये तीनों प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं बायोस्फीयर, मतलब वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे एटमोस्फेयर तो देखो स्ट्रेटोस्फीयर भी उसका पार्ट है, मेसोस्फीयर भी उसका पार्ट है, आयनोस्फीयर भी प्रेजेंट है पार्ट है उसका, लेकिन क्या वहां लाइफ एग्जिस्ट करती है? नो, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। उसी तरह हाइड्रोस्फीयर वाटर की डेप्थ देखो कितनी ज्यादा होती है लेकिन क्या वहां पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है? नहीं कर रही, ठीक है, वो एक लिमिट तक ही एग्जिस्ट करती है। तो वही तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। उसी तरह लैंड है, आप देखो अर्थ क्रस्ट का कितना ज्यादा क्रस्ट है, कोर है, मेंटल है, क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। सो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। तीनों जगह जहां ये चीजें प्रेजेंट होती हैं और जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सो एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर जहां पे कम्युनिटी है ऑफ लिविंग बीइंग्स और उनके फिजिबल एनवायरनमेंट का दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं भाई? क्या आप बताओ क्या ह्यूमंस इंटरेक्ट नहीं करे प्लांट्स के साथ? आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, क्या आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो? ठीक है, क्या आप मटेरियल्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हो? यू आर, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज एन इकोसिस्टम वेयर कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट वो दोनों इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और दे आर एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन देम, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, पीपल, ये सभी इसका पार्ट है, ठीक है। जब इकोसिस्टम हेल्दी होता है तो हम बोलते हैं कि दैट ऑल द एलिमेंट्स लिव इन द बैलेंस एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। देखो अभी किसी भी स्पीसीज की जब पॉपुलेशन कम होती है, लाइक हम बोलते हैं कि ये एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे है या फिर ये मतलब कि कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो हम कैसा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किसी स्पीसीज के लिए उसका जो हैबिटेट है वो फेवरेबल नहीं हो रहा, या तो उसका हैबिटेट जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो पहला जो रीजन होता है वो हैबिटेट का होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत हैं अलग, पोचिंग वगैरह ये अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होता है वो है, ठीक है। अब इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट होते हैं? देखो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप सबको पता होगा, अभी हमने पढ़ा। एक एबायोटिक कंपोनेंट है जिसे हम नॉन लिविंग बोलते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट जिसे हम लिविंग बोलते हैं। दोनों जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम एनवायरनमेंट वो दोनों सेम है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में अभी आपको बताया ये इनऑर्गेनिक होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है सोयल, वाटर, एयर, लाइट एनर्जी। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिजिकल प्रोसेसेस। देखो गाइस जैसे ऑक्सीजन साइकिल हो रही है, नाइट्रोजन साइकिल हो रही है, वाटर साइकिल हो रही है, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब क्या है? ये सब एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, ठीक है। जैसे वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, ये बताते हैं कि क्या वहां पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस होगा क्या आप वहां एग्जिस्ट कर दोगे? नहीं ना। तो एबायोटिक फैक्टर्स ही ये बताते हैं कि क्या वहां ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, और एक सिंगल फैक्टर भी आपके सर्वाइवल को लिमिट कर सकता है, ठीक है। तो सभी फैक्टर्स क्या हैं? दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है। एनर्जी, सन की एनर्जी आपके लिए एसेंशियल है सो दैट यू कैन मेंटेन योर लाइफ। एनर्जी डिटरमाइन करती है कि हम ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सन की एनर्जी क्या ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा आती है, पोलर रीजन में सबसे कम आती है, तो इसलिए क्या वहां पे लाइफ की एक्जिस्टेंस कम है, ठीक है। रेनफॉल इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। टेम्परेचर दिस अ क्रिटिकल फैक्टर कि वहां पे ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप वहां ह्यूमन का सर्वाइवल हो सकता ही नहीं है, और क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ही टॉलरेट कर सकता है। इट डजंट मीन कि वो 100 डिग्री सेल्सियस को भी वो कर लेगा, नहीं, ठीक है। एटमोस्फेयर आप सबको पता है 21% ऑक्सीजन से बना है, 78% नाइट्रोजन से बना है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इनर्ट गैसेस से बना है। सबस्ट्रेटम क्या होता है गाइस? ये अंडरलाइन सरफेस होता है, मतलब कि वो लैंड जो सोयल से कवर्ड होता है और इसके अंदर काफी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइक्रोब्स,
प्रोटोजोआ, फंगई या स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, जो इस पे रहे होते हैं। कुछ मटेरियल्स भी होते हैं, देखो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट या आयंस ऑफ वेरियस मैटर, ये हमारे लिए एसेंशियल है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव। लेकिन इन्हीं को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने जरूरी हैं? देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि एक परमिसिबल लिमिट होती है इनकी, उसी क्वांटिटी में ये आपके रहने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गए तो इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही जब इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जब डिकम्पोज होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, दे ऑल आर फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तब आपको ये भी पता होगा कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड कितना रोल प्ले करते हैं। आपने ज्योग्राफी सबने पढ़ी है कि जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। और वही पहले अभी बताया कि पोलर एरिया में क्या है, डाइवर्सिफाई कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम रहती है। तो जो लैटिट्यूड है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इट हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस स्पेशली एरिया का टेम्परेचर। और ये बताता है कि इस हिसाब से आपको पता है 3 तरह से हमारे रीजन बटे हुए हैं, दैट इज पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ये क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट नेचुरल बायोम्स। देखो बायोम्स हम अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो उससे जो वाइल्ड लाइफ है वो इन्फ्लुएंस होती है। सी लेवल से लेकर हाईएस्ट पीक तक आपको पता है जो एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वाइल्ड लाइफ उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो एयर कोल्डर होती है, ड्रायर होती है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंगली इफेक्ट होती है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो वाइल्ड लाइफ डिक्रीज होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल खुद देख लेना, पोलर रीजन, ठीक है। इसके अलावा जो बायोटिक कंपोनेंट है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलरेडी पता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। देखो गाइस मेरे मैं हॉस्टल में हूँ तो साइड में आपको पता ही होगा, आपका वीडियो सुन रहे हो तो एक रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ पे आपको जब मर्जी ट्रेन की आवाज सुनती रहेगी। और बगल में मस्जिद है जो जब भी नमाज होती है तो वही उसकी आपको सुन ही रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। खैर बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, इट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स हो गए। और उसी तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में भी क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आप 6th-7th में पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में मेनली क्या होते हैं, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को हम सेप्टोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स मानते हैं, ठीक है। बट कुछ सर्टेन बैक्टीरिया दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। और एल्गी भी होती हैं, ठीक है, करती हैं। आप सबको पता होगा जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट लेते हैं, CO2 + H2, इसको करके ये क्या बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होगा, ये यहाँ पे सनलाइट लेते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, फ्रॉम सिंपली इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑलरेडी बता दिया है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये इनडायरेक्टली क्या है, हम ये जो एनर्जी है नॉन प्रोड्यूसर्स लेते हैं, ठीक है। अब आप तो नॉन प्रोड्यूसर है, हम ह्यूमंस क्या है, वी आर कंज्यूमर्स, बट हम एक्चुअली जो एनर्जी कहां से ले रहे हैं वो इन प्लांट से ही ले रहे हैं, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखो, 2 तरह के इकोसिस्टम आपको पता है, एक तो लैंड वाला होता है, एक पानी वाला होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे वुडी प्लांट्स हो गए या फिर जो हर्बेसियस हो गए। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्गी होगी। आपको पता है एल्गी कहाँ थ्राइव करती है, जहाँ पे भी थोड़ा सा वाटर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। कंज्यूमर्स में भी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, फैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, मतलब कि जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है। दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये नहीं यूज कर सकते। ये ऑर्गेनिक फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं आइदर ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, या दोनों पे। कंज्यूमर को भी हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर आप सबको पता होगा, ये मेनली प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और अपना खाना या तो प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, दोनों को खाते हैं। अब ये आपको सबको पता होगा, 6th-7th आपने पढ़ी है। हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं बिकॉज ये मेनली प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे काऊ हो गया, रैबिट हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे वोल्स हो गई, मतलब वो जो काऊ को खाती है। कार्निवर्स हो गए जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं और इन्हें हम टर्शियरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जैसे लायन हो गया।
इसके बाद होता है ऑमनीवोरस, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट दोनों के दोनों कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम मैन हो गया, ठीक है। चिकन भी खा लेते हो आप, वेज पनीर भी खा लेते हो, है ना, वेज पनीर कह रही हो, और पनीर तो वेज ही होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी कम्प्लेक्स टर्म्स है तो आपको आनी चाहिए। सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं इन्हें, डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, या फिर ओस्मोट्रॉप्स। देखो कहीं तीनों नाम पता होना चाहिए, ठीक है, एक भी नाम नहीं आपसे छूटना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, जो अपनी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स कहाँ लेते हैं, जब किसी भी जो प्लांट या एनिमल जब डेड हो जाता है तो उनको डिकम्पोज करके ये अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है डिकम्पोजिशन के, जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो इकोसिस्टम में रिलीज होते हैं और प्रोड्यूसर्स के द्वारा रीयूज किए जाते हैं और फिर रिसाइकल, ठीक है। जैसे डिफरेंट फॉस्फोरस साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, उसमें होता क्या, ये सभी होता है, ठीक है। अर्थवर्म या कुछ सर्टेन सोइल ऑर्गेनिज्म जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए, नेमाटोड्स हो गए, ये भी क्या है, डिकम्पोजर्स ही हैं और दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स या डर्टीवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप नया नाम सुनो उसको आप अलग से लिख लो, स्पेशली जो नाम आपको लगता है, जो टर्म आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, उसे आप अलग से लिख लो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो स्पेशल फोकस उस पर करो, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, जो हमें ऑलरेडी आता है हम वो पढ़ते रहते हैं, और जो हमें मुश्किल पार्ट लगता है हम उसे नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बल्कि हमें जो मुश्किल पार्ट है हम उसे पढ़ना है, ठीक है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो गाइस ये काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल ही आएगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अनदर कंपाइलेशन ऑफ अनदर सब्जेक्ट लाइक आइदर पॉलिटी और इकोनॉमी और स्पेक्ट्रम। तो गाइस आप जरा मुझे कमेंट करके जब बताओ कि आप किस सब्जेक्ट का कंपाइलेशन चाहते हो, तो मैं उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।